एक बार कैरियर मंत्रा मेंटोर्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का ये है, कह रहा है कि गैस चालकता तब प्रदर्शित करता है, यानी गैस चालकता कब प्रदर्शित करेगा ये हमको बताना है। तो आपको बता दें, जब आप इलेक्ट्रॉन का खोज पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि अगर हम विसर्ग नली में दाब को कम कर देंगे और उसके इलेक्ट्रोडों के बीच अगर हम उच्च विभवांतर आरोपित करेंगे तो उसमें कैथोड से इनोड के तरफ एक किरण चलता था जिसको कैथोड किरण कहा गया था। तो गैस चालकता तब प्रदर्शित करता है जब उसके अंदर के दाब को हम कम कर देते हैं, यानी जब दाब घटाया जाता है तो गैस क्या करता है, चालकता प्रदर्शित करता है, यानी उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, वह चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कैथोड किरणें। तो कैथोड किरण जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेशित। तो कैथोड किरणें जो होती है वो ऋण आवेशित किरणें होती हैं, ठीक है, ऋण आवेशित होता है। और उसी कैथोड जो कण होता है, ऋण आवेशित कण होता है, उसी कण का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणें कैसी कण है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, धनाविष्ट कण है, ऋण आवेशित कण है और अनाविष्ट। तो आपको बता दें ऋण आवेशित कण होता है, यानी ऋण आवेशित होता है, उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें एक इलेक्ट्रॉन को भी वोल्ट के विभवांतर से गुजारा जाता है तो उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम भी वोल्ट से पास कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि उसका अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये किसके बराबर होगा ये बताना है। तो आपको हम बता दें कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम भी वोल्ट से गुजारेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा, वो ऊर्जा होगा ईवी के बराबर। और इसी ऊर्जा के कारण वो गति करेगा, मैक्सिमम गति करेगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम भी वोल्ट से गुजारेंगे तो उसका जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv², मैक्सिमम जो होगा ये वो किसके इक्वल होगा, ईवी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ईवी जो ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में और कुछ लोग ना वोल्ट देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और विभवांतर मार देते हैं। तो आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का। इससे हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं। अगर आप पढ़े होंगे, एक टॉपिक है विकिरण की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, उसी में आप पढ़े होंगे कार्यफलन, और वहीं पे है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उससे हम लोग कार्यफलन जो ऊर्जा होता है उसको हम व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको हम लोग फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन में तत्व में परिवर्तन नहीं होता है। तो जब आप अल्फा बीटा गामा क्षय पढ़े होंगे तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि किसके उत्सर्जन में तत्व में परिवर्तन नहीं होता है। तो बाबू अगर हम आपको बताएं तो अगर अल्फा निकलेगा इसका मतलब उसमें से एक हीलियम निकलेगा, यानी He2+ निकलेगा, तो उसके परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है। बीटा निकलेगा तो उसका द्रव्यमान संख्या तो नहीं बदलता है, लेकिन उसका परमाणु संख्या बढ़ भी सकता है या उसका परमाणु संख्या घट भी सकता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। तो बीटा प्लस हो, बीटा माइनस हो और अल्फा हो, इसमें तो बदलेगा उस तत्व में, लेकिन अगर गामा का सिर्फ क्षय होगा यानी उसमें सिर्फ ऊर्जा निकलेगा तो उस तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके उत्सर्जन में तत्वों में परिवर्तन नहीं होता। तो आपको बता दें गामा जो क्षय होता है, ठीक है, गामा डीके में तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाता है। यहाँ पे कह रहा है परमाणु संख्या बढ़ जाता है,
तो आपको बता दें जब बीटा क्षय होता है, बीटा माइनस क्षय होता है, बीटा माइनस क्षय में होता क्या है कि कोई हमारे पास तत्व है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन है, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो उस समय बीटा माइनस क्षय होता है। और जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा और प्रोटॉन के संख्या के बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। तो कह रहा है किसके क्षय में परमाणु संख्या बढ़ेगा, तो बीटा क्षय में परमाणु संख्या, बीटा माइनस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ेगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता तो उस समय जो क्षय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लस। तो उस समय क्या होगा, परमाणु संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर कहे परमाणु संख्या बढ़ जाता है तो बीटा माइनस में, अगर कहता परमाणु संख्या घट जाता है तो बीटा प्लस में, अगर कहता कि द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता है तो बीटा प्लस या बीटा माइनस क्षय में द्रव्यमान संख्या नहीं बदलता है, लेकिन अल्फा में द्रव्यमान संख्या बदल जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, परमाणु संख्या बढ़ जाता है तो बीटा माइनस क्षय में जो होगा बाबू उसका परमाणु संख्या बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर किस बल के कारण परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। चूंकि प्रोटॉन बहुत सारे हैं और प्रोटॉन चूंकि धन आवेशित होता है तो समान आवेशों के बीच विकर्षण बल लगेगा। अगर मान लीजिए एक प्लस चार्ज है और एक और प्लस चार्ज है तो इसमें तो विकर्षण बल लगेगा, समान आवेशों के विकर्षण बल लगता है। कर किस बल के कारण नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, यानी दोनों प्लस को कोई तो ऐसा है जो बांध के रख रहा है और उस बल को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल के कारण परमाणु एक में प्रोटॉन एक साथ रहते हैं। आपको एक और बात बता दूं, नाभिकीय बल जो होता है वह एक मजबूत बल होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम्ब बल जो होता है, स्थिर वैद्युताकर्षण बल भी उसको बोलते हैं हम लोग, आवेशों के बीच लगने वाले बल से, ये मजबूत बल होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहता निम्नलिखित में से कौन मजबूत बल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो नाभिकीय बल जो होता है वह स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वो गुरुत्वाकर्षण और कूलम्ब बल से मजबूत बल होता है। तो यहाँ पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रह पाते हैं, किसके कारण, या प्रोटॉन एक साथ रहते हैं तो नाभिकीय बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। करें परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, अगर 12th का मॉडल फिजिक्स पढ़े होंगे या 11th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। किसी भी तत्व में जो प्रोटॉनों की संख्या होता है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या कुल प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों के संख्या के बराबर जो होता है उसी संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या क्या है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235। अच्छा, द्रव्यमान संख्या किससे दिखाते हैं बेटा, ए से, ए का मान है 235 और इसका परमाणु संख्या Z इक्वल टू है 92। तो कह रहे तो परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपको हम बता दें कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है और ये Z के बराबर होगा, यानी प्रोटॉन का संख्या 92 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92। अब न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, तो n बराबर होता है a माइनस जेड। तो a तो 235 है और z का वैल्यू कितना है 92, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 143। यानी न्यूट्रॉन का संख्या होगा 143, प्रोटॉन का संख्या होगा 92 और इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होगा ये भी होगा 92। तो यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तब इलेक्ट्रॉन है, तो आपको देखना है प्रोटॉन यानी 92, फिर न्यूट्रॉन 143 और फिर इलेक्ट्रॉन 92। तो कोई है इसमें ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 92, 143 और ये 92। तो आपका जो ऑप्शन है डी नंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है और ये अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिएगा। करें जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी द्रव्यमान वाला नाभिक
दो हल्के नाभिकों में बंटता है उसे कहते हैं। तो जब कोई भारी नाभिक का कोई द्रव्यमान है और वो टूट करके दो हल्के नाभिकों में बंटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी यहाँ पे ये टूट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। तो ये हमारा होगा विखंडन। कर नाभिक का द्रव्यमान संख्या ए तथा उसकी त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आपको बता दें, नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या ए है और जो त्रिज्या आर है, तो आर इक्वल टू होता है आर नॉट ए के पावर 1/3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर नॉट ए के पावर 1/3 है कहीं पे ऑप्शन, आर इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3। तो यही ऑप्शन है। आपसे 1 नंबर का ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितना होता है। तो नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3 के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, किस सिद्धांत के आधार पर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि सूर्य के अंदर होता क्या है कि हाइड्रोजन के एटम जुड़ करके और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और जब जुड़ करके दो हल्के नाभिक जब जुड़ता है और एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, ऊर्जा निकलता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो सूर्य से या तारों से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो किसके वजह से होता है, वह नाभिकीय संलयन के कारण होता है। तो यहाँ पे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है या तारों से ऊर्जा प्राप्त होता है, किस आधार पे, तो नाभिकीय संलयन के आधार पर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर एक अल्फा कण बना होता है, एक अल्फा कण, अल्फा जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं He2+ को। He2+ मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई हमारे पास हीलियम है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। अब देखिए अल्फा जो हीलियम है इसका परमाणु संख्या होता है 2 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 4, यानी 2 परमाणु संख्या यानी इसमें 2 प्रोटॉन होगा, और द्रव्यमान संख्या 4 है तो 4 - 2 न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 2। तो हीलियम का नाभिक बना के सॉरी अल्फा कण जो बना होता है वो हीलियम का नाभिक है, और हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कह रहा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। तो हीलियम का नाभिक किससे बना होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से हीलियम का नाभिक बना होता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है बीटा किरण विक्षेपित होता है, किससे विक्षेपित हो जाएगा। तो आपको बता दें बीटा किरण जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, और यह विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो सकता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र से भी विक्षेपित हो सकता है। तो केवल विद्युत क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से। तो बीटा किरण जो होता है यह विद्युत क्षेत्र से भी विक्षेपित होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र से भी विक्षेपित होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, कॉमन बेस तथा कॉमन इमीटर में करंट गेन के बीच क्या संबंध होता है। तो अल्फा और बीटा के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई 1 - बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 - बीटा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन टाइप अर्धचालक में धारावाहक, एन टाइप अर्धचालक में धारावाहक का कार्य कौन करता है। तो एन टाइप अर्धचालक में धारावाहक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप अर्धचालक में जो धारावाहक होता है वो होल्स होता है। तो एन टाइप में धारावाहक का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप अर्धचालक में धारावाहक का, तो अभी अभी बताए थे इसमें होल्स के अधिकता के वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। तो पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। अर्धचालक में चालकता का कारण है। तो अर्धचालक जो होता है चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप हो, तो उसमें चालकता का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धचालक में जो चालकता का कारण होता है वह इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है, यानी इसमें जो बी और सी ऑप्शन है ये दोनों सही है। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम कैसे करते हैं।
तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इसका उपयोग हम दिष्टकारी के रूप में, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा तो हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। क्योंकि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है। जब इसके प्लस को हम बैटरी के प्लस से और माइनस को हम बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं तो ये करंट पास करेगा, अगर हम इसको उल्टा जोड़ देंगे यानी प्लस को माइनस से जोड़ देंगे और माइनस को प्लस से जोड़ देंगे तो ये कार्य नहीं करेगा, यानी सिर्फ ये एक ही दिशा में कार्य करता है, इसीलिए इसको हम दिष्टकारी भी कहते हैं। तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, दिष्टकारी रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करें पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड का उपयोग होता है। थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ना यहाँ पे अगर हम 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, इसमें ना जो हम डायोड का यूज करते हैं वो दो करते हैं। थोड़ा सा इसका हम डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और इसका आउटपुट जो निकलता है ना, यहाँ पे हम दो डायोड जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके केंद्रीय निष्कास ट्रांसफर के सेंट्रल आउटपुट से हम एक लोड को जोड़ देते हैं आरएन को। ये हमारा D1 डायोड है और ये हमारा D2 डायोड है। तो अगर हमसे पूछा जाए कितने डायोड का उपयोग होता है तो यहाँ पे हम दो डायोड का बताएंगे। लेकिन आपको बेटा जानकारी के लिए बता दें, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है एक ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाते हैं और उसमें हम 4 डायोड का उपयोग करते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं 12th में पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम लोग को 2 डायोड ही पढ़ना है, जिसमें एक D1 डायोड होगा, एक D2 डायोड, और 2 ही डायोड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर बनाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें हम 4 डायोड का यूज करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो अभी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें हम 2 डायोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिष्टकारी से प्राप्त विभवांतर को नियंत्रित किया जाता है। जो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं हम लोग, तो आप पढ़े होंगे एक जेनर डायोड। जेनर डायोड जो होता है वो अत्यधिक अपमिश्रित डायोड होता है, वो फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज दोनों में वर्क करता है। इसी गुण के कारण उसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, दिष्टकारी का उसका उपयोग हम लोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप, रेक्टिफायर बोल रहे हैं उसको हम, उसका उपयोग हम कंट्रोलर के रूप में, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने में उसका यूज करते हैं। तो दिष्टकारी यानी जो हमारा रेक्टिफायर है जब वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है तो उसके वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जेनर डायोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जेनर डायोड है, जेनर डायोड का यूज करते हैं वोल्टेज को नियंत्रित करने में। किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में विभिन्न धाराओं के बीच संबंध, यहाँ पे IC, IB और I दिया हुआ है। आपको बता दें ये है क्या, IC, I और IB है क्या। हमारे पास ना एक ट्रांजिस्टर है तो उसमें क्या होता है, या NPN ट्रांजिस्टर होगा या PNP ट्रांजिस्टर होगा। जैसे ये PNP ट्रांजिस्टर है तो इसमें होता क्या, एक इमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। इसको हम बोलते हैं उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो इससे जो करंट जाता है I है, इससे जो जाता है IB है और इससे जो जाता है IC। अब ये कलेक्टर करता क्या है, जो इमीटर और बेस से जो करंट जाता है, इमीटर से जो करंट गया I, ये कहाँ कहाँ गया, तो ये बेस में गया और कलेक्टर में, तो ये किसके बराबर होगा, तो I बराबर होगा IB प्लस IC। यानी यहां से करंट इमिट हुआ और ये गया कहाँ, तो कुछ बेस में गया और कुछ कलेक्टर में गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा IB प्लस IC। यानी जो इमीटर करंट है उत्सर्जक धारा है, यह आधार और संग्राहक धारा के योग के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। नैंड गेट, नैंड गेट जो होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉर, एक होता है नैंड, ठीक है, एक होता है यहाँ पे नॉट गेट। अब इसका एंड का जो बुलियन व्यंजक y इक्वल टू होता है a डॉट बी, और का जो होता है ये होता है a प्लस बी, नॉट का जो होता है a पे बार, ये रिवर्स कर देता है। नॉर का जो होता है, जो और का होता है वही नॉर का होगा a प्लस बी, लेकिन इसमें नॉट जुड़ा है तो बार लग जाएगा। और नैंड का जो होता है ये होता है a डॉट बी पर
बार। ये एंड गेट, ये कौन सा है, और गेट, इसमें नॉट गेट जुट गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कहेगा एंड तो उसका बुलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी, अगर कहेगा और तो उसका बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी, अगर कहेगा नॉट तो उसका होता है ए पे बार, और अगर कहेगा नॉर तो और है मतलब प्लस ए प्लस बी है लेकिन उसमें नॉट जुड़ गया तो उस पे बार लग जाएगा, और अगर नैंड एंड है इसमें नॉट जुट गया तो एंड जो है उसका आउटपुट ए डॉट बी है, इस पे बार लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, नैंड गेट का, तो नैंड का हो जाएगा ए डॉट बी पे बार। अच्छा इसी तरह से देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा अभी अभी जस्ट लिखे थे वो क्या होगा, ए प्लस बी पर बार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा लिए इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट कर रहे हैं कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, एक बार याद तो होगा ही आप लोगों को पहले से, ठीक है, लेकिन ये सब बोर्ड में पूछा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लें हम लोग ताकि करें। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू जो होता है वो होता है एच बाई पी या एच बाई एम भी के इक्वल होता है। कर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू जो होगा एच बाई पी या एच बाई एम भी के बराबर होगा। अच्छा अगर हम इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से गुजारते हैं तब तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो वो होगा एच बाई अंडर रूट टू ई भी एम के इक्वल होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का जो संवेग होगा वो होगा अंडर रूट टू ई भी एम, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी। तो अगर किसी भी विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को यानी ई आवेश को त्वरित किया जाता है या गुजारा जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य जो होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका लैम्डा बाई बराबर हो जाएगा एच बाई अंडर रूट टू एम ई भी या टू ई भी एम के बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई अंडर रूट टू ई भी एम या एम ई भी बोल सकते हैं। ई भी एम बोलना थोड़ा सा सीधा लगता है, आप लोग वोटिंग मशीन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होगा एच बाई अंडर रूट टू ईवीएम। अच्छा इलेक्ट्रॉन न बोल के अगर क्यू चार्ज बोल देता तो, अगर ये हम क्वेश्चन ले लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन न बोल के कोई आवेश बोल देता क्यू आवेश को, तो आपको बता दें यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू हो जाता है एच बाई अंडर रूट टू ई के जगह पे हो जाएगा क्यू भी एम, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई अंडर रूट टू क्यू भी एम, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा ई भी एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। करे किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई, तरंग दैर्ध्य हम क्या कर रहे हैं 2 गुना कर रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी, करे किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, संवेग यानी पी का वैल्यू हम कितना कर दें 2p कर दें, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई 2p, यानी जो पहले उसका तरंग दैर्ध्य था अब 2 से भाग हो गया, तो 2 से भाग होगा तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी एच बाई पी पहले था, लैम्डा इक्वल टू था एच बाई पी, अब इसको हम क्या कर दिए हैं 2 गुना कर दिए हैं, ठीक है, यानी 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं हम उसको, तो जो पहले तरंग दैर्ध्य था वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके तरंग दैर्ध्य का लंबाई कितना होगा, तो आधा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी से त्वरित करने पर, सेम क्वेश्चन वही अभी अभी पढ़े थे, ठीक है, दे ब्रोगली तरंग की लंबाई क्या हो जाएगा, तो अभी अभी देखे थे हम लोग लैम्डा इक्वल टू कितना होगा एच बाई अंडर रूट टू ई भी एम, कितना होगा बेटा लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट टू ई भी, इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है ई भी अंडर रूट टू एम ई भी टू ई भी बाई एम, इसमें से कोई नहीं है तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर यदि नीले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है
और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है, तो कौन ज्यादा होगा? आपको बता दे, नीला रंग जो है, ठीक है, ब्लू कलर, और एक पीला है। अब इसमें जिसका आवृत्ति अधिक होगा, क्योंकि फोटोन का ऊर्जा E इक्वल टू होता है h, अब जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा। तो नीले और पीले रंग में आवृत्ति किसका अधिक है? तो अगर हम बात करें, जो फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर का होगा वो ज्यादा होगा किससे? फ्रीक्वेंसी जो होगा वह येलो कलर से ज्यादा होगा। तो जब ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसके फोटोन की ऊर्जा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि नीले प्रकाश का फोटोन का ऊर्जा E1 है और पीले रंग के फोटोन का ऊर्जा E2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 ज्यादा है किससे? E2 से। तो E1 ज्यादा होगा किससे? E2 से E1 ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास किए हैं, ठीक है, जो हम लोग क्लास कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, या ऐसे आप कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग रिवीजन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो गोपालगंज में आ सकते हैं, जंगलिया में, ठीक है, वहाँ पे 3 फरवरी से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, नया 12th के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप एक बार क्लास करके देखिए, आप डेमो क्लास फ्री ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है, आप पढ़े होंगे कि कोई भी परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, तो उसके नाभिक में क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो परमाणु का नाभिक होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बाहर होता है, नाभिक के बाहर होता है। तो नाभिक किससे बना होता है? तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे कह हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में परमाणु की ऊर्जा जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो उसके दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना होगा? ठीक है, आपको बता दें, एक फॉर्मूला है ऊर्जा का, E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू जो होता है वो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बात करें तो -13.6 eV/n²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। या एक और एनर्जी का फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 यानी 18 डिवाइडेड बाई n² जूल। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला याद रखेंगे। ठीक है, ये तो जूल में है। अब जूल में अगर हम निकाल भी लेंगे तो हमको फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट यही याद रखेंगे। कितना होता है एनर्जी? किसी भी कक्षा का एनर्जी जो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n² होता है। अगर पहले का कहेगा तो n का वैल्यू जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये फर्स्ट में इतना ही हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे n के जगह पे 2 रखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इतना, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो अगर हम राउंड फिगर लेके चले तो ये 4 तिहाई 12 यानी -3 पॉइंट। अब देखिए कोई इसमें -3 पॉइंट दिख रहा है? सबसे पहले इतने में हम लोग देख लेते हैं, क्या कोई ऑप्शन है -3 पॉइंट समथिंग? तो इसमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हो जाएगा हमारा दूसरे कक्षा का ऊर्जा। आप इसको याद रखिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n²। n अलग अलग कक्षा है, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी रखना है आप यहाँ पे n के जगह पे रख देंगे और जैसे ही भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आप एनर्जी याद रख सकते हैं। ठीक है, जो आपको संभव हो वो आप याद रखिए। बोर के कक्षा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा कक्षा से तीसरे कक्षा में कूदता है तो इसमें जो स्पेक्ट्रम होगा कौन सा होगा? अब देखिए आपको बता दें, अगर पहले में जाएगा तो लाइमन होगा, दूसरे में जाएगा तो बामर सीरीज होगा, और तीसरे में जाएगा तो कौन सा होगा? पास्चन होगा, चौथे में जाएगा तो ब्रैकेट होगा,
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बोर के कक्षा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से नीचे तीसरे कक्षा में जाता है, यानी पहले में जाता तो लाइमन ही घूरता, उसका जो स्पेक्ट्रम श्रेणी बनता, दूसरे में बामर होता, तीसरे में पास्सन। आप याद भी रखे होंगे लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्रीज। तो फर्स्ट लाइमन है, सेकंड बामर है, थर्ड कौन सा होगा, पास्सन। तो तीसरे में जाएगा तो कौन सा श्रेणी बनेगा, पास्सन श्रेणी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे अच्छा से तो ये सारा क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है? आपको बता दें, लाइमन श्रेणी जो होता है वो पराबैंगनी भाग में आता है, बामर श्रेणी जो होता है वो दृश्य में होता है। इसके अलावा बाकी सभी पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्रीज ये जो है ना, ये सभी औरक्त में आते हैं। तो या तो लाइमन श्रेणी होगा, नहीं तो बामर श्रेणी। कर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन लिए सब ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही है। तो लाइमन श्रेणी जो होगा ये नहीं पड़ेगा, अगर बामर रहता तो वो भी नहीं पड़ता। बाकी ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्रीज सभी ये किस में आता है, औरक्त भाग में आता है, इंफ्रारेड में आता है। तो लाइमन श्रेणी जो है यही नहीं पड़ेगा, बाकी सभी औरक्त में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा किरणें किससे विक्षेपित होती है? तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से। क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो लाइमन अभी अभी बताए थे जस्ट किस में आएगा, पाराबैंगनी में, और बामर किस में आएगा, दृश्य में। अब बाकी सभी औरक्त में आएगा। तो कह रहा है स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी जो होगा ये दृश्य भाग में पड़ेगा। कह रहा है कि गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या है? तो आपको बता दें, इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस वजह से तरंगदैर्ध्य कम होगा तो आवृत्ति अधिक, यानी ऊर्जा ज्यादा होगा इसमें, और आवेश नहीं होगा तो ये किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, विक्षेपित होगा ही नहीं। इसी वजह से इसका वेधन क्षमता जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो कम तरंगदैर्ध्य के वजह से भी हो सकता है और आवेश का नहीं होने के वजह से भी हो सकता है। यानी यहाँ पे ए नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है, तो ए एवं सी दोनों सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन फिर आ गया। बीटा माइनस उत्सर्जन के लिए नाभिक के भीतर, अभी अभी कुछ देर पहले मैं बताया था आपको, बीटा माइनस कब होता है? तो जब किसी भी परमाणु में जब न्यूट्रॉन बदलेगा किस में, प्रोटॉन में, तो बीटा माइनस उत्सर्जन होगा। और जब प्रोटॉन बदलेगा न्यूट्रॉन में तो उस समय क्या होगा, बीटा प्लस उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीटा माइनस उत्सर्जन के लिए नाभिक के भीतर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन बदलता है प्रोटॉन में, और इसमें होगा क्या, परमाणु संख्या बढ़ भी जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बीटा प्लस का बात करते तो उसमें परमाणु संख्या कम होता है, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या कम होता है और प्रोटॉन के संख्या के बराबर ही हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या जेड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन बदलता है प्रोटॉन में और परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, और बीटा प्लस में प्रोटॉन बदलता है न्यूट्रॉन में और परमाणु संख्या घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करे जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा किरण उत्सर्जित करता है, अल्फा मतलब क्या, अल्फा का मतलब He2+, यानी एक हीलियम निकल गया। अब हमारे पास कोई तत्व है X मान लेते हैं। अब जैसे ही एक अल्फा निकला, यानी इसमें से एक हीलियम निकल गया, और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है वो होता है 4। तो अगर इसमें से एक हीलियम निकला तो उसका परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या कितना कम होगा, 4। तो कह रहे जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा किरण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा, कितना, 4 से। तो बढ़ती है परंतु क्रमांक संख्या घटती है। अब देखिए आप, क्रमांक संख्या भी घटेगा 2 से और द्रव्यमान संख्या भी घटेगा 4 से। घटती है परंतु इसकी परमाणु संख्या घटती है। यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या घटता है और इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, घटता है। ये दोनों घटती है परमाणु क्रमांक संख्या बढ़ता है, वही रहता है परंतु परमाणु संख्या घटता है। तो इसमें ना ये वाला होगा,
इसमें परमाणु संख्या भी घट रहा है और इसका द्रव्यमान संख्या भी क्या हो रहा है, घट रहा है। द्रव्यमान संख्या घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटती है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम होता है। अल्फा दिया है, कैथोड दिया है, एक्सरे दिया हुआ है और गामा दिया हुआ है। तो आपको बता दें गामा किरण जो होता है वो सबसे डेंजरस है, वो सबसे खतरनाक होता है, उसकी वेधन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये मोटे से मोटे स्टील प्लेट को भी क्या करता है, पार कर जाता है। 10 से 12 सेंटीमीटर मोटे स्टील प्लेट को भी ये पार करके निकल जाता है। तो आपको बता दें कि वेधन क्षमता सबसे अधिक जो होता है वो किसका होगा, इसमें गामा का सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षय में द्रव्यमान संख्या घट जाता है। अभी अभी एक हम यहाँ पे परमाणु बना रहे हैं, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या कब घटेगा, जब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, और ये कब होगा, बीटा प्लस में। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो ये किस में होगा, बीटा माइनस में। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका द्रव्यमान संख्या घटता है। ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान संख्या घटता है और द्रव्यमान संख्या ए जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। अब देखिए, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदले या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले, यानी बीटा प्लस हो चाहे बीटा माइनस हो, जितना ए है उतना ही रहेगा। होगा क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो संख्या तो उतना ही ना है, इसी के अंदर है। अगर द्रव्यमान संख्या घट रहा है, यानी ये तभी घटेगा जब इसमें से अल्फा निकलेगा, यानी He2+ निकलेगा। तो इसमें से क्या होगा, द्रव्यमान संख्या कम होगा, हीलियम निकलेगा। अब कह रहा है किसमें, अल्फा में, बीटा प्लस, बीटा माइनस, गामा में। यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या चेंज होगा, बीटा प्लस बीटा माइनस में जेड चेंज होगा, लेकिन जैसे ही कहे ना ए चेंज होगा तो ए तभी चेंज होगा जब अल्फा होगा तब। गामा में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संख्या घटता है यानी ए घटता है, तो ए घटता है अल्फा में। अगर कहता ना यहाँ पे द्रव्यमान संख्या नहीं देके कह देता परमाणु संख्या घटता है, तो वो होता आपका किसमें, बीटा प्लस में। और परमाणु संख्या बढ़ता है तो बीटा माइनस में। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, रेडियो सक्रियता का इकाई यानी मात्रक क्या होता है। तो रेडियो सक्रियता जो होता है इसका मात्रक होता है क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसआई मात्रक में नाभिकीय घनत्व की कोटि, यानी नाभिक का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। तो नाभिक का जो घनत्व होता है कांस्टेंट होता है वो, और 10 के पावर 17 के रेंज में होता है। 10 के पावर 17 के रेंज में होता है। 2.38 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब ये होता है डेंसिटी किसी भी नाभिक का, और ये कभी भी चेंज नहीं होता, इतना ही रहता है। तो कह रहे किस रेंज में होगा, तो 10 टू द पावर 17 यानी 10 के पावर 17 के रेंज में होगा। ठीक है, क्षय गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो क्षय गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका होता है यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड यूनिवर्स, या उसी को हम बोल सकते हैं हर्ट्ज। तो ए और सी, सेकेंड यूनिवर्स को ही हर्ट्ज बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का हम पता कैसे लगाते हैं, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा, ये आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। कोई भी जीवाश्म होता है उसका अगर हमको आयु पता करना होता है तो हम उसका कार्बन डेटिंग टेस्ट करते हैं और उसी से उसका हम आयु पता लगाते हैं। जैसे आप सुने होंगे कोई पत्थर है या कोई बहुत पुराना कोई पेड़ है जो मिला है, तो उसका आयु पता लगाना होता है तो हम उसका कार्बन डेटिंग टेस्ट करते हैं और उसी से हम उसका आयु पता लगाते हैं। ठीक है, या कोई बहुत पुराना कंकाल मिलता है तो उस चीज का, तो कोई भी अगर आयु पता लगाना हो जीवाश्म का पुराना अगर कोई है तो उसको हम कार्बन डेटिंग से करते हैं। करा इसमें थोरियम है जिसका परमाणु संख्या 90 है और उसका द्रव्यमान संख्या 230 है। तो कह रहा है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। न्यूट्रॉन का संख्या निकालना का सिंपल फॉर्मूला है n = होता है a-z। तो आपको 230 में से 90 को माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 0, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा 140। तो 140 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु। अर्ध
मतलब आधा हो जाएगा, उस समय को हम क्या कहेंगे, अर्ध आयु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है करेंट गेन क्या होता है, तो IC अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC अपॉन आई, आउटपुट अपॉन इनपुट जो होगा हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है IC अपॉन आई। अच्छा, दशमिक संख्या है जिसका 25 है और इसको हमको बदलना है द्विआधारी में। इस तरह का ना क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता दे, बहुत ही आसान तरीका है इसको बदलना। आप सबसे पहले एक ट्रिक याद कर लीजिए, 1 लिखिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 2, फिर 2 से करिए इसमें 4, फिर 4 में 2 से करिए 8, 8 में 2 से करिए 16, 16 में 2 से करिए 32। अब आपको ना जिस भी संख्या को बदलना हो बाइनरी में, द्विआधारी, अब इसमें से आप जोड़िए उसको, किसको जोड़ने पर वो संख्या पूरा हो जाएगा। जैसे अगर सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, हमको 9 को बदलना है, 9 को बदलना है द्विआधारी में, ये 9 जो हमारा है डेसिमल में है और इसको हमको बदलना है बाइनरी में, तो किसको जोड़ने पे 9 हो जाएगा, तो 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसके बीच में जिसको भी छोड़ रहे हैं उसके नीचे क्या लिखना है, 0, तो हो जाएगा 1 0 0 1। ये हो गया 9 का बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 25 का, ठीक है, 25 का द्विआधारी क्या होगा। अब इसमें से आप जोड़िए, जिसको जोड़ने पे 25 हो जाए, तो 16 8 24 1 25 और ये छोड़े तो ये हो गया 0 0, तो आपका 25 का जो बाइनरी होगा, ठीक है, ये 25 है दशमिक में, और इसका जो बाइनरी होगा वो हो जाएगा 1 1 0 0 1। इसमें कोई ऑप्शन है 1 1 0 0 1। इस तरह से आप किसी भी नंबर का बदल सकते हैं, कोई भी अगर नंबर हो उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। अगर 17 बदलना हो तो 16 प्लस 1 17, तो 1 0 0 0 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, मूल गेट कौन कौन से हैं, तो बेसिक जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं वो है एंड और नॉट। एंड और नॉट को हम लोग बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट, यानी मूल गेट होता है, तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट हमारा हो गया मूल गेट। अच्छा, अब कह रहा है कि 27 का क्या होगा द्विआधारी, तो अभी अभी आपको बताए थे 1 2 4 8 16 32। अब इसमें से जोड़िए, किसको जोड़ने पे 27 हो रहा है, तो 16 8 24 2 26 1 27 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। सी नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ता है। अर्धचालक में अपद्रव्य यानी अशुद्धि हम क्यों मिलाते हैं अर्धचालक में, तो उसके चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाते हैं उसके चालकता को बढ़ाने के लिए। एन टाइप पी टाइप हम इसीलिए बनाते हैं ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए। लास्ट है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो उसका आउटपुट कितना होगा। आपको बता दें, पूर्ण तरंग फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें आवृत्ति 2 गुना हो जाता है, तो अगर हम 50 हर्ट्ज आवृत्ति दिए हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 2 × 50 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और आवर्तकाल जो होता है वो आधा हो जाता है, तो अगर उसका आवर्तकाल t होता तो वो कितना हो जाता है, t/2। तो फुल वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज देंगे तो उसका जो निर्गम आउटपुट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। और परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप को हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर, और 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो भी अर्धचालक होता है वह हमारा व्यवहार करता है कुचालक की तरह। तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो होता है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। और अभी लग रहा है बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक पहले ये देख लेते हैं, आयाम मॉडलन सूचकांक का मान, ये भी एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 0 और 1 के बीच होता है। आयाम मॉडलन सूचकांक जो होता है ये 0 और 1 के बीच होता है। और इसके बाद से एक लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग करेंगे, उसके बाद से आज इतना ही रहने देते हैं।